पोषण पदार्थ न्यूट्रिएंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा इत्यादियों को लभ्य साधना संबंधित है। पोषण पदार्थ न्यूट्रिएंट्स शरीर का टिश्यू को निर्माण करेगा। शरीर में पोषण पदार्थ न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा इत्यादियों 20 इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है। ये इनऑर्गेनिक पदार्थों का अत्यंत आवश्यक है। इन पोषण पदार्थ हमको कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स का माध्यम से लभ्य होता है। इनका साथ साथ विटामिन, मिनरल्स और पानी भी अत्यंत अवसर है। कैटाबॉलिज्म शरीर का अवसर शक्ति लभ्य होने वास्ते मॉलिक्यूल्स को तोड़ना पड़ता है। द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी, इसी को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म सारे मिश्रितों का संयोग करने को एनाबॉलिज्म कहते हैं। The synthesis of all compounds needed by the cells is called anabolism. Choroid plexus, choroid plexus CP अधिक पतला सा रक्त वाहिकाएं और उनको छुपाता हुआ एपिथेलियल टिश्यू में होता है। एपिथेलियल टिश्यूओं में होता है। इन एपिथेलियल टिश्यूओं ब्लड प्लाज्मा और भेजा मेरुदंड द्रव को छान कर अलग करेगा। ऐसा छाना हुआ भेजा मेरुदंड द्रव भेजा का अंदर का खाली प्रदेशों को भरपूर करेगा। खोराइड प्लेक्सस यानी सीपी एक चलनी जैसा उपकरण है। वह रस प्रक्रिया या मेटाबॉलिज्म समय में आने वाली व्यर्थों, विदेशी यानी दूसरा पदार्थों, फॉरेन सब्सटेंसेस का जमाव और ज्यादा हुआ रसायनों, एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन चीजों को CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से छानेगा, फिल्टर करेगा। नया बना हुआ CSF भेजे का अंदर का खाली प्रदेशों से प्रवाहित होगा। वह मेरुदंड का अंदर एक पतला सा कुलिया सेंट्रल कैनाल का माध्यम से पहुंचेगा। इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF सब अरकनॉइड पदार्थ खाली प्रदेश
यानी सीएसएफ का बाहर तरफ भी प्रवाहित होगा। सीएसएफ खोराइड प्लेक्सू या सीपी में निरंतर तैयार होता रहता है। अरकनॉइड अंकुरों यानी विल्ली, एरकनॉइड विल्ली कहते हैं, नाम का प्रदेशों में रक्त में पुनः सोख लेता है, रीअब्जॉर्ब करता है। नाड़ियों का रक्षण देना, गर्दन और कपाड़ को आने वाली अचानक सडन शॉक्स, झटकों से रक्षण देना, गर्दन और मेरुदंड को आने वाली अचानक झटकों से रक्षण देना, शीघ्र गति, दौड़ना, क्रीड़ा और अचानक होने वाला मारपीट इत्यादियों से आने वाली झटकों को सोख के मतलब एब्जॉर्ब करके रक्षण देना, मेटाबॉलिज्म समय में आने वाले व्यर्थों को निकालना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ का काम है। ज्ञानेंद्रियों सेंस ऑर्गन्स, दृष्टि, रुचि, गंध, श्रवणम, स्पर्श और समतुल्यता यानी बैलेंस, ये सब विशेष इंद्रियां है। स्पर्श अनुभव करने, ग्रहणशील पात्राएं, सेंसरी रिसेप्टर्स सारे शरीर में है। एफरेंट न्यूरॉन्स, ये FFERENT एफरेंट न्यूरॉन्स ज्ञानेंद्रिय समाचार को यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन को केंद्रीय नाड़ी व्यवस्था सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS को विश्लेषण के लिए ले जाएगा, एनालिसिस के लिए। बाह्य नाड़ी व्यवस्था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS भेजा और मेरुदंड सिवा बाकी सब नाड़ी व्यवस्था इस बाह्य नाड़ी व्यवस्था परिधि में आएगा, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS परिधि में आएगा। सोमैटिक नाड़ी व्यवस्था SNS कहते हैं। इस SNS बाह्य नाड़ी व्यवस्था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS का एक भाग है। प्रयत्नपूर्वक स्वेच्छा काम करने वाले वॉलंटरी एफरेंट न्यूरॉन्स EEFERNT एफरेंट न्यूरॉन्स, अफरेंट न्यूरॉन्स का AFFERENT, प्रयत्नपूर्वक स्वेच्छा काम करने वाले वॉलंटरी एफरेंट न्यूरॉन्स बाह्य नाड़ी व्यवस्था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भाग है, PNS में भाग है। सोमैटिक नाड़ी व्यवस्था यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम SNS प्रयत्नपूर्वक स्वेच्छा नियंत्रण करने वाली कॉन्शियसली कंट्रोल्ड पार्ट चीज है। अस्थिपंजर यानी स्केलेटल मसल्स मांसपेशियों को उत्प्रेरण करना यानी स्टिमुलेट करना सोमैटिक नाड़ी व्यवस्था का बाध्यता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑटोनॉमिक नाड़ी व्यवस्था यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS, यह भी बाह्य नाड़ी व्यवस्था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS का भाग है। अप्रयत्न पूर्वक स्वेच्छा रहित काम करने वाले इनवॉलंटरी एफरेंट न्यूरॉन्स ऑटोनॉमिक नाड़ी व्यवस्था यानी ANS में होता है। इन्हीं को प्रेरण यानी मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ऑटोनॉमिक नाड़ी व्यवस्था ANS अवचेतना एफेक्टर्स, सबकॉन्शियस एफेक्टर्स को नियंत्रण करेगा। उदाहरण के लिए मांसपेशी का अंदर का टिश्यू विशरल मजुल टिश्यू, हृदय मांसपेशी का अंदर का टिश्यू कार्डियक मजुल टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू। ऑटोनॉमिक नाड़ी व्यवस्था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS ये दो प्रकार का है, वे सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक है। ये भी बाह्य नाड़ी व्यवस्था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS का भाग है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी एसएनएस नाड़ी व्यवस्था, परेशान स्ट्रेस, अपाय डेंजर, उद्रेक एक्साइटमेंट, व्यायाम एक्सरसाइज, भावोद्वेग इमोशंस और असहनता एम्बरासमेंट इत्यादियों विषयों में परिस्थितियों का अनुसार स्पंदन करेगा। उन परिस्थितियों का अनुसार दबाव हार्मोन्स यानी स्ट्रेस हार्मोन्स और एड्रेनलिन को छोड़ेगा, सीक्रेशन करेगा, पाचन शक्ति डाइजेशन को कम करेगा। इसी को लड़ो और भागो फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नाड़ी व्यवस्था यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें विश्रांति और पाचन शक्ति रेस्ट एंड डाइजेस्ट पद्धति होता है। यह सिंपैथेटिक नाड़ी व्यवस्था ने जो बढ़ावा करेगा उसको इस पैरासिम्पैथेटिक नाड़ी व्यवस्था कम करेगा। इसी को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों अन्योन्य आश्रित या समपूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एंटेरिक नाड़ी व्यवस्था, यह ऑटोनॉमिक नाड़ी व्यवस्था का भाग है। इस ईएनएस नाड़ी व्यवस्था केंद्रीय नाड़ी व्यवस्था यानी सीएनएस का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नाड़ी व्यवस्थाओं इन दोनों का माध्यम से समाचार सेकरण करेगा और अपना कार्यों को क्रमबद्धीकरण यानी रेगुलेट करेगा। पाचन शक्ति रेगुलेटिंग डाइजेशन को ठीक करने को और पाचन शक्ति फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन अंगों से सही काम करवाना इस एंटेरिक नाड़ी व्यवस्था यानी ईएनएस का बाध्यता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। माइलिनेशन, न्यूरॉन्स का एक्सॉन्स एक इंसुलेशन आवरण से घेरा हुआ होता है। उस इंसुलेशन आवरण को माइलिनेशन कहते हैं। इस माइलिनेशन से नाड़ियां काम का गति यानी स्पीड ऑफ नर्व कंडक्शन शीघ्रतर होता है। इस माइलिनेशन नाम का इंसुलेशन आवरण दो प्रकार का ग्लियल कणों से बनता है। वे बाह्य नाड़ी व्यवस्था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस का स्क्वैन कणों और ओलिगोडेंड्राइट्स कणों है। दोनों में ग्लियल कणों अपना प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सन्स का चारों ओर एक गहरा थिक लिपिड आवरणों से लेयर्स से कवर करके रखेगा। इस प्रकार का माइलिन आवरणों से घेरने को माइलिनेशन कहते हैं। लिपिड एक ऑर्गेनिक समूह है। उनको हाथ से स्पर्शन करने से चिकना ऑयली लगेगा। इन लिपिड्स पानी में लीन नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा। उदाहरण के लिए चर्बी अम्लों, फैटी एसिड्स, तेल, ऑयल्स, मोम, वैक्सेस, स्टेरोल्स एंड ट्रिग्लिसराइड्स, ये सब शक्ति का मूल है, सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। इन लिपिड्स कण झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन का भाग है। कण झिल्ली का यानी सेल मेम्ब्रेन का भाग है। प्रतिचर्या रिफ्लेक्सेस, अप्रयत्न पूर्वक लेने वाली चर्यों को प्रतिचर्यों कहते हैं, रिफ्लेक्सेस कहते हैं। ये प्रतिचर्यों मेरुदंड या मस्तिष्क स्तंभ ब्रेन स्टेम का ग्रे पदार्थ का साथ मिलके काम करेगा। ये प्रतिचर्या रिफ्लेक्सेस समाचार भेजा को पहुंचने के पहले ही न्यूरॉन्स का माध्यम से अनुभव करने, एक्सपीरियंस करने अंग इफेक्ट्स काम करने के लिए
प्रेरण करेगा। उदाहरण के लिए हमको गर्म अनुभव प्राप्त नहीं होने से भी गर्म वस्तु से तुरंत हाथों को पीछे लेता है। ग्रंथि यानी ग्लैंड, यही एक टिश्यू जैसा रूप में होता है। विविध प्रकार का ग्रंथियों विविध प्रकार का कार्यों के लिए उपयोग होता है। इन ग्रंथियों दो प्रकार का होते हैं, वे एक्सोक्रिन और एंडोक्रिन। एक्सोक्रिन ग्रंथि अपना रस को, जूस को एक नाली का माध्यम से अवसर प्रदेश को उस रस को भेजेगा। उदाहरण लार ग्रंथियों यानी सैलिवरी ग्लैंड्स, पसीना ग्रंथियों स्वेट ग्लैंड्स और दूध ग्रंथियों मैमरी ग्लैंड्स इत्यादि। अभी एंडोक्रिन ग्लैंड, एंडोक्रिन ग्रंथि ये डक्टलेस ग्रंथि है, अपना रस को रक्त में विसर्जन यानी एक्रीट करेगा। वह रस जूस सारे शरीर में घूमेगा। उदाहरण थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल और पिट्यूटरी इत्यादि। पैंक्रियास एंडोक्रिन ग्लैंड ग्रंथि भी और एक्सोक्रिन ग्लैंड ग्रंथि भी है। यह ग्रंथि दोनों प्रकार में काम करेगा। इसको मिक्स्ड ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि भेजा में दूसरा प्रदेश में रहा हाइपोथैलेमस शरीर से समाचार सेकरण करता है। इस पिट्यूटरी ग्रंथि उस हाइपोथैलेमस से ही समाचार सेकरण करता है। हमारा शरीर में हार्मोन का उत्पत्ति लेवल यानी प्रोडक्शन लेवल बहुत कम होने पर हाइपोथैलेमस तुरंत हार्मोन का माध्यम से एक संकेत सिग्नल पिट्यूटरी ग्रंथि को भेजेगा। तब उत्पत्ति लेवल यानी प्रोडक्शन लेवल बहुत कम हुआ, उस हार्मोन को खुद ही बनाएगा और रक्त प्रसरण यानी ब्लड सर्कुलेशन का माध्यम से उस ग्रंथि को रवाना करेगा। सही प्रवर्तन नहीं हुआ ग्रंथि को नियंत्रित करेगा। हार्मोन उत्पत्ति लेवल यानी प्रोडक्शन लेवल अधिक होने पर घटाने को और कम होने पर बढ़ाने को आज्ञा यानी आर्डर करेगा। ट्यूमर का हेतु पिट्यूटरी ग्रंथि सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। सफेद और ग्रे पदार्थों व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, एक्सॉन्स लिपिड्स से घेरवाकर एनसर्किल्ड और कवर्ड विथ लिपिड्स माइलिनेटेड होने पर वो सफेद पदार्थ का रूप में दिखाई देता है। अंदर भेजा यानी इनर ब्रेन और मेरुदंड का अंदर आवरण इनर लेयर बनाता है। भेजा और मेरुदंड को समाचार शीघ्र गति से ले जाना इस सफेद पदार्थ का विशेषता है। ग्रे पदार्थ अनमाइलिनेटेड यानी ऐसा लिपिड्स से घेरा हुआ नहीं होने पर ग्रे रंग में होगा, दिखाई देगा। इस ग्रे पदार्थ का अंदर का समाचार भेजा में प्रगति यानी प्रोसेस यानी परिवर्तन किया जाता है। पाचन क्रिया व्यवस्था यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन व्यवस्था में बहुत कुछ अंगों मिलके एक साथ एक पद्धति में काम करेगा। इस प्रक्रिया में आहार को शक्ति यानी एनर्जी और पुष्टिकारक न्यूट्रिएंट्स पदार्थों रूप में परिवर्तन किया जाता है। पोषण पदार्थ न्यूट्रिएंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा इत्यादियों 20 इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का शरीर को अत्यंत आवश्यक है। लिया हुआ आहार एलिमेंट्री कैनाल और द
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, एक लंबा सा नाली यानी जीए नाली का माध्यम से, यानी जीआई नाली का माध्यम से अंदर भेज दिया जाता है। मुख वोरल कैविटी, गला यानी फेरिंग्स, इसोफेगस उदर यानी स्टमक, छोटा अंतरियों यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ा अंतरियों यानी लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब पाचन क्रिया व्यवस्था का मुख्य अंगों है। दांतों, लार ग्रंथियों यानी सैलिवरी ग्लैंड्स, जिगर यानी लीवर, गॉल ब्लैडर और पंप और पैंक्रियास जैसा अंगों सहायक अंगों है। इन सब को मिला के जीआई नैली यानी जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। इन सहायक अंगों में आहार नहीं जाएगा। पाचन क्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम को 6 भागों में विभाजन कर सकता है। वे आहार को अंदर भेजना इंजेक्शन, श्रवण करना सीक्रेशन, मिलाना और चलाना मिक्सिंग एंड मूवमेंट, पाचन करना डाइजेशन, अंदर ग्रहण करना एब्जॉर्प्शन और विसर्जन करना एक्रीशन। पाचन क्रिया पद्धति, मुख पाचन क्रिया यानी डाइजेशन मुख वोरल कैविटी से आरंभ होगा। दांतों से टुकड़ा या खंडों यानी पीसेस किया हुआ आहार लार ग्रंथियों यानी सैलिवरी ग्लैंड से सजलता करवा के, माइजंड करवा के जीभ से गला का अंदर, फेरिंग्स का अंदर धक्का दिया हुआ होता है। पुश 32 दांतों में हर एक दांत डेंटिन नाम का पदार्थ से बना हुआ होता और एनामिल से कवर किया कर बहुत सख्त होता है। हर एक दांत पल्प नाम का मुलायम प्रदेश में रहेगा। इन दांतों में रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स और नाड़ियां होंगे। जीभ का ऊपर रुचि कलियां रुचि को पहचान के नाड़ियों का माध्यम से भेजा को भेजेगा, तब उस पदार्थ निगल जाएगा, गला का अंदर जाएगा। इस काम के लिए मुंह का अंदर हुआ 3 युगल लार ग्रंथियों, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स अवसर का अनुसार सजलता मॉइस्चर दे देगा। ऐसी सजलता किया हुआ कार्बोहाइड्रेट्स पाचन होना शुरुआत हो जाएगा। इस पदार्थ इसोफेगस में भेजा दिया जाएगा। गला यानी फेरिंग्स का पात्र श्वास क्रिया में महत्वपूर्ण है। नाक से अंदर खींचा या ग्रहण किया हुआ श्वास लारिंक्स से फेफड़ों में जाने के लिए गला का माध्यम से ही जाना होगा। गला यानी फेरिंग्स में एपिग्लॉटिस एक स्विच जैसा टिश्यू होता है। वह आहार इसोफेगस का अंदर और हवा या श्वास लैरिंग्स का अंदर जाने का सहायता करेगा। यह गला उदर यानी स्टमक को मिलाने वाले एक मांसपेशी नाली है। उदर ऊपर जीआई ट्रैक्ट का एक भाग है। उदर अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक भाग है। जीआई ट्रैक्ट का एक भाग है। उसका नीचे लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर नाम का एक गोलाकार अंगूठी यानी राउंड रिंग जैसा मांसपेशी होता है। वह आहार को ग्रहण करके इसोफेगस को बंद करेगा। उदर यानी स्टमक एक मांसपेशी थैली है, मस्कुलर सैक।
अब्डोमिनल छिद्र यानी अब्डोमिनल कैविटी का बाजू में और डायाफ्राम का साथ एकदम नीचे 2 मुट्ठी बराबर का लंबा आकृति का रूप में इस उदर होता है। उदर यानी पेट एक आहार का भंडागार है। यहाँ हम खाया हुआ आहार धीमी धीमी पाचन होने वास्ते रखा जाता है। उदर में यानी स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचन एंजाइम्स अवसर का मुताबिक होता है। पूरा दिन पाचन क्रिया होने वास्ते ये सब सहायकारी है। छोटा अंतड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटा अंतड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन 1 इंच व्यास 10 फुट लंबा वाला नाली है। यह नीचे यह लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जीआई ट्रैक्ट का एक भाग है। छोटा अंतड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन उदर यानी स्टमक का नीचे है। अब्डोमिनल छिद्र अब्डोमिनल कैविटी में अधिकतर भाग यह छोटा अंतड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन आक्रमण यानी ऑक्यूपाई करेगा। यह लपेट कर गोला बना हुआ होता है। ऐसा होने पर आहार पाचन होकर उस आहार का अंदर का न्यूट्रिएंट्स शरीर में निकल जाएगा। छोटा अंतड़ी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ने का पहले ही करीब करीब 90% न्यूट्रिएंट्स निकल जाएगा। जिगर और गॉल ब्लैडर यानी लिवर एंड गॉल ब्लैडर का बारे में करीब करीब त्रिकोणाकृति में रफली ट्रायंगुलर एक्सेसरी 3 पाउंड वजन होने वाली शरीर में दूसरा अंग यह जिगर यानी लिवर ऑर्गन है। यह एक सहायक अंग है। यह उदर का यानी स्टमक का यह जिगर लिवर ऑर्गन स्टमक का दाहिने तरफ में डायाफ्राम का एकदम नीचे और छोटा अंतड़ी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपर होता है। पित्तक यानी बैल को उत्पत्ति करके उसको छोटा अंतड़ी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पाचन क्रिया के लिए स्रावित यानी सीक्रेशन करना जिगर यानी लिवर का विशेष काम है। मोती का आकार में जिगर यानी लिवर का एकदम पीछे जस्ट पोस्टीरियर होने वाली अंग गॉल ब्लैडर है। अधिक उत्पत्ति हुआ पित्त यानी बैल को रखना अथवा छोटा अंतड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन में पुनः घुमाना रिसाइकिल इस गॉल ब्लैडर का काम है। यह पाचन के लिए सहायता करेगा। प्लीह यानी स्प्लीन उदर संबंधी एब्डोमेन कैविटी छिद्र का बाएं तरफ ऊपर उदर यानी स्टमक का एकदम जस्ट पोस्टीरियर पार्ट पीछे और डायाफ्राम का नीचे मुलायम जैसा होने वाला अंग प्लीह यानी स्प्लीन है। खाली हुआ यानी डिप्लेटेड रेड ब्लड सेल्स खराब हुआ लाल रक्त कणों को रक्त प्रवाह से छानेगा फिल्टर आउट और नाश डिस्ट्रॉय करेगा। अत्यंत आवश्यक समय में अपना अंदर छिपा हुआ रक्त 1 कप दे देगा। लिम्फ नोड्स का 7 लिम्फोसाइट्स को भी उत्पत्ति करके रक्षण करता है। प्लीह यानी स्प्लीन में टी कणों टी सेल्स, बी कणों बी सेल्स, डेंड्राइट्स कणों यानी डेंड्राइट सेल्स, मैक्रोफेजेस और लाल रक्त कणों होता है। विदेशी पदार्थों एंटीजेंस फॉरेन मटेरियल्स यानी एंटीजेंस को रक्त से निकाल देगा। प्लीह यानी स्प्लीन एक रोग निरोधक शक्ति इम्यूनोलॉजिकल कमांड सेंटर केंद्र है। प्लीह में बी कणों बी सेल्स एंटीबॉडीज उत्पत्ति करके रक्षण करेगा। बोन मैरो रक्त कणों को वृद्धि करेगा।
रोग निरोधक शक्ति, इम्यून सिस्टम संबंधित कणों सब बोन मैरो से ही उत्पत्ति होता है। शरीर का बाएं भाग बहुत कुछ अंगों का अलवाल है। बाएं फेफड़ा, लेफ्ट लंग, बाएं किडनी, बाएं अंडाशय यानी लेफ्ट ओवरी, बाएं एड्रिनल ग्रंथि, उदर यानी स्टमक, प्लीह यानी स्प्लीन, हृदय और पैंक्रियास, ये सब अंगों बाएं भाग में उपस्थित है। इसलिए हिंदू अपना पत्नी को बाएं तरफ बिठा के सारे विशेष कार्यों यानी विवाह, पूजा इत्यादि करने का तात्पर्य हे पत्नी तुम मेरा विशेष भाग है कहने का ही है। छोटा अंतड़िया, स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 भागों में समझना होता है। वे डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। डियोडिनम का बारे में, आहार को तोड़ने के हेतु बाध्यता युक्त बैल और पैंक्रियास, बैल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस रसों को ग्रहण करना डियोडिनम का विशेषता है। म्यूकस को स्रावित करने वाला बुन्नर ग्रंथि डियोडिनम में ही है। पाचन और ग्रहण करना, इन दोनों काम को ब्रुन्नर ग्रंथि और डियोडिनम मिलके सहायता करेगा। छोटा अंतड़ियों में 40% प्रदेश डियोडिनम का ही है। जेजुनम, जेजुनम ये थोड़ा मोटा और गोलाकृति में होने वाला नाली है, थिक एंड काइल्ड ट्यूब। हाथ की अंगुली यानी फिंगर लाइक जैसा आगे निकल के आने वाली जेजुनम का दीवारों को विल्ली कहते हैं। इस विल्ली और अति सूक्ष्म विल्लियों, माइक्रो विल्ली से बना हुआ होता है। ये अधिकतर न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण पदार्थों को छोटा अंतड़ी में पाचन होने के लिए सहायता करेगा। साधारण शक्करों, सिंपल शुगर्स, पानी में निगलने वाली विटामिनों एक्सेप्ट विटामिन सी एंड सम बी विटामिन्स, और आहार से बनने वाली अमीनो आम्लों, ये सब विल्लियों से रक्त में मिल जाता है। चर्बी, फैट, लिम्फ सूक्ष्म वाहिकाओं, लिम्फ कैपिलरीज में भेजा दिया जाएगा। चर्बी लिम्फ सूक्ष्म वाहिकाओं में भेजा दिया जाएगा। शेष आहार इलियम में भेजा दिया जाएगा। अभी इलियम के बारे में, इलियम यह छोटा अंतड़िया, स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी भाग है। बहुत पतली, दुबली यानी थिन, कम मात्रा में लेस रक्तवाहिकाएं, ब्लड वेसल्स होने प्रदेश है। आहार से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण पदार्थों, लास्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स मतलब फैटी एसिड्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, पोटेशियम, अल्कोहल एंड B12 आखिरी बार रक्त में इधर ही मिलता है। इलियम में आखिरी भाग टर्मिनल इलियम अधिक मुख्य है। विटामिन B12 सूक्ष्म रक्तवाहिकाओं, ब्लड कैपिलरीज में इधर ही मिलेगा। रक्त में नहीं मिलने वाली घन पदार्थों इलियम से केकम में जाएगा। इस केकम बड़ा अंतड़ियों का आरंभ है। यह व्यर्थ पदार्थों में कीटाणु बहुत होता है। दिस फूड रेसिड्यू इज फुल ऑफ बैक्टीरिया। पैंक्रियास, इस पैंक्रियास एक बड़ा ग्रंथि है। उदर यानी स्टमक का एकदम नीचे अंदर की तरफ, पीछे यानी जस्ट पोस्टीरियर
होता है। यह 6 इंच लंबा और एक छोटा सर्प जैसा होता है। उसका सिर डियोडिनम को पूंछ बाह्य एब्डोमिनल छिद्र का दीवार का साथ एब्डोमिनल कैविटी मिला हुआ होता है, एंजॉइंड विथ। यह एंजाइम्स को छोटा अंतड़ियों में स्रावित करता है। इससे पाचन क्रिया संपूर्ण होता है। बड़ा अंतड़ियों लार्ज इंटेस्टाइन 2.5 इंचेस व्यास और 5 फुट लंबाई परिमाण में घना नाली यह बड़ा आंतड़िया है, लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक का एकदम नीचे और छोटा आंतड़ियों का ऊपर गहरा हुआ होता है। पानी को सोख देगा, एब्जॉर्ब्स, यह बड़ा आंतड़ियों। इसमें एक ही प्रकार का कीटाणुओं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है। यह व्यर्थों में छिपा हुआ और शेष पोषण पदार्थों यानी न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करेगा। मल यानी व्यर्थ को गुदा नाली का माध्यम से बाहर जाएगा। मूत्र विसर्जन व्यवस्था यूरिनरी सिस्टम एक्सक्रीटिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। गुर्दा यानी वृक्क किडनीज, मूत्र नाली यूरेटर्स, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर और मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, इन सबको मिलके यूरिनरी व्यवस्था कहते हैं। रक्त को छान के व्यर्थों को निकाल के मूत्र को उत्पत्ति करने वाली अंगों गुर्दों यानी किडनीज है। मूत्र नाली यूरेटर्स, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर और मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, इन सब मिलके मूत्र मार्ग यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। यह एक नलसाजी व्यवस्था प्लम्बिंग सिस्टम जैसा है। गुर्दों से यानी किडनी से मूत्र निकाल के रख के उसका पश्चात उस मूत्र को बाहर भेजने का कार्य नलसाजी व्यवस्था करता है। इतना ही नहीं, आयंस, पीएच यानी फास्फोरस, रक्तचाप ब्लड प्रेशर, कैल्शियम और लाल रक्त कणों, इन सबका बीच में एक समस्थिति इस नलसादी व्यवस्था बना के रखता है। यूरिनरी व्यवस्था गुर्दों किडनीज, पेरिटोनियम, 2 आवरणों का साथ बंद किया हुआ झिल्ली का थैली मेम्ब्रेनस सैक है, ये पेरिटोनियम। इनमें से एक आवरण छिद्र को कवर करके रखेगा। इनमें से एक आवरण छिद्र को कवर करके रखेगा, उसको पेरिएटल पेरिटोनियम कहते हैं। दूसरा आवरण उस छिद्र का अंदर उपस्थित हुआ अंग ऑर्गन को कवर करके रखेगा। इसमें स्वच्छ पानी आवरण सेरस सीरम जैसा झिल्ली मेम्ब्रेन होगा। इसको विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। गुर्दों यानी किडनीज सीम बीज जैसा होने वाला अंग है। अब्डोमिनल छिद्र का एब्डोमिनल कैविटी का अंदर पीछे पोस्टीरियर उसका पर्याप्त गुर्दों उपस्थित होता है। दाहिने तरफ राइट साइड का जिगर यानी लिवर बड़ा होने का हेतु दाहिने तरफ गुर्दा यानी किडनी बाएं तरफ गुर्दा से थोड़ा सा ऊंचाई में उपस्थित होता है। गुर्दा यानी किडनीज पेरिटोनियम का अंदर की तरफ पोस्टीरियर टू दी पेरिटोनियम पीछे होता है। ये पीछे पीठ का मांसपेशियों स्पर्शन करता हुआ रहता है। गुर्दा यानी किडनी
एक एडिपोस टिश्यू आवरण से घेरा हुआ होता है। उसका हेतु गुर्दा यानी किडनी अपना स्थान से हिलेगा नहीं और स्थान भ्रंश से रक्षण मिलेगा। गुर्दों मेटाबॉलिक वेस्ट व्यर्थों अधिक हुआ आयनों एक्सेस आयन्स रसायनों केमिकल्स रक्त से निकाल के मूत्र बनाएगा। मूत्रनाल यूरेटर्स ये गुर्दों से मूत्राशय को यूरिनरी ब्लैडर को मूत्र ले जाने वाली एक जोड़ा लंबा नालियां हैं 10 to 12 इंचेस लॉन्ग पेयर ऑफ ट्यूब्स। ये मेरुदंड का दोनों तरफ समानांतर पैरेलल टू वर्टेब्रल कॉलम उपस्थित है। मूत्रनाल यूरेटर्स का कोणों यानी कॉर्नर्स मूत्राशय का अंदर में प्रवेश करके पेनेट्रेट करके वहां वाल्वों का माध्यम से यूरेटरोवेसिकल वाल्व्स कहते हैं उसको माध्यम से बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है। ये वाल्वों यूरेटरोवेसिकल वाल्वों मूत्राशय में यूरिनरी ब्लैडर में गिरा हुआ मूत्र को पुनः गुर्दे में वापस जाने नहीं देगा। मृदुल होने मांसपेशियों का गुरुत्वाकर्षण और पेरिस्टालिसिस मूत्र को मूत्राशय में गिराने का तरीका में रखेगा। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर यही एक खाली थैली जैसा अंग है। इसमें गिरा हुआ मूत्र रखा दिया जाएगा। यह नाभि का नीचे यानी पेल्विस होता है। 600 से 800 मिलीलीटर मूत्र करने के लिए मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर का दीवारें लोचदार होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। तब एक संकेत सिग्नल मेरुदंड से भेज दिया जाएगा। तब मूत्र मार्ग यूरेथ्रा और लिंग पेनिस का माध्यम से शरीर का बाहर भेजा दिया जाएगा। मूत्र मार्ग यूरेथ्रा यह मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर से मूत्र को शरीर का बाहर ले जाने वाला एक नाली है, वो है मूत्र मार्ग यूरेथ्रा। स्त्रियों में 2 इंच लंबा होता है। योनि वेजिनल ओपनिंग का ऊपर और भगत शिशिनम अथवा भगांकुर का नीचे क्लिटोरिस का नीचे उपस्थित होता है। पुरुषों में लिंग पेनिस 8 से 10 इंच लंबा होगा। पुरुषों में इस मूत्र मार्ग यूरेथ्रा पुरुष पुनरुत्पत्ति व्यवस्था में यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भाग भी है। इस मूत्र मार्ग का माध्यम से वीर्य यानी स्पर्म पुरुष जननांग यानी लिंग से स्त्री जननांग ले जाना होता है। स्त्री जननांग में ले जाना होता है। गुर्दों विवरण किडनीज मूत्र का द्वारा जाने वाले व्यर्थों पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फेट and chloride ions into urine को गुर्दों नियंत्रित करके शरीर समस्थिति रखे रक्षा करेगा। रक्त का अंदर का पीएच यानी फास्फोरस नियंत्रित रेगुलेट द लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन्स H+ and बाइकार्बोनेट आयन्स करेगा। शरीर में पानी अधिक होने पर बाहर भेजना और कम होने पर पानी को बाहर जाने नहीं देना, उस पानी को रक्त में पुनः भेज के रिसर्कुलेट उसका माध्यम से शरीर को शुष्कता से बचाता है, डिहाइड्रेशन। इसको ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। उस समय में मूत्र में
अयानोम और व्यर्थ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन अधिक गाढ़ा होता है। ऐसा मूत्र विसर्जन में पानी को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच है। इस एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन को भेजा का अंदर का उपस्थित हाइपोथैलेमस उत्पत्ति करेगा। वह पिट्यूटरी ग्रंथि का अंदर से मुक्त होता है। गुर्दों रक्तचाप का बढ़ावा और कम होना इन दोनों का समस्थिति को बैलेंस को रक्षा करने के लिए सहायकारी है। छानने की क्रिया फिल्ट्रेशन। हर एक गुर्दा में करीब करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये रक्त से मूत्र को छान के यानी फिल्टर करके अलग करेगा। सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को बंडल ऑफ कैपिलरीज ग्लोमरुलस को एक कैप्सूल घेरा हुआ होता है। रक्त गुर्दों में आर्टेरियोल्स लाते हैं। इन ग्लोमरुलस और आर्टेरियोल्स दोनों मिलके इस छानने में यानी फिल्टर करने में सहायता करेगा। गुर्दों हार्मोन। गुर्दों स्वयं ही हार्मोन उत्पत्ति करेगा और हार्मोनों का साथ मिलके काम करेगा। कैल्सिट्रियोल शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। त्वचा यानी स्किन स्पर्श करने वाले सूर्य किरणों का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किरणों से कैल्सिट्रियोल को गुर्दों स्वयं ही उत्पत्ति करेगा। कैल्सिट्रियोल और पैराथायराइड हार्मोन साथ मिलके काम करेगा। इसका वजह से रक्त का अवसर का अनुसार कैल्शियम आयन्स उत्पत्ति होगा। इसका वजह से छोटा अंतड़ी आहार से कैल्शियम को लेके रक्त में देगा। गुर्दों किडनीज एरिथ्रोपोइटिन ईपीओ हार्मोन को इसको ईपीओ कहते हैं उसको उत्पत्ति करेगा। ये हार्मोन लाल रक्त कणों का अवसर प्रेरणा देगा। अपना सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं यानी कैपिलरीज द्वारा प्रवाहित होने वाले रक्त को निरंतर पर्यवेक्षण करेगा। जैसा ऑक्सीजन लेवल कम होगा तुरंत एरिथ्रोपोइटिन ईपीओ हार्मोन को उत्पत्ति करके रक्त में छोड़ देगा। ऑक्सीजन लेवल कम होने को हाइपोक्सिक कहते हैं। तब लाल रक्त कणों का उत्पत्ति ठीक हो जाएगा। लिम्फ व्यवस्था लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी डिफेंसेस शरीर को शुभ्र और स्वच्छ रखने के लिए लिम्फ व्यवस्था का आवश्यकता है। टू कीप बॉडी नीट एंड क्लीन बॉडी ड्रेनेज सिस्टम लिम्फ व्यवस्था का आवश्यकता है। इस सिस्टम में बहुत सारा छोटा बड़ा वाहिकाएं वेसल्स एंड स्मॉल स्ट्रक्चर्स और निर्माणाएं होता है। इनको लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये सब अधिकतर इकट्ठा हुआ यानी कलेक्ट और एक्युमुलेट हुआ द्रवों को पुनः रक्त में मिला देगा। उन द्रवों का प्रसारण में ये लिम्फ नोड्स रखना सिपाही जैसा यानी प्रोटेक्टिव सोल्जर्स काम करेगा। वो द्रव इन लिम्फ नोड्स का ऊपर प्रवाहित करेगा। उस समय में छना हुआ होता है गेट फिल्टर्ड। इन लिम्फ नोड में उपस्थित हुआ सफेद रक्त कणों यानी लिम्फोसाइट्स
हानिकर कीटाणुओं को नाश करेगा। रक्त का साथ प्रवाहित होने लिम्फ में भी इन लिम्फ नोड्स को मिलाया जाता है। एंटीबॉडीज को लिम्फ व्यवस्था उत्पत्ति करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम उत्पत्ति करेगा। ये एंटीबॉडीज विशेष प्रोटीन है। कोई भी शरीरेतर यानी फॉरेन सब्सटेंस पदार्थों शरीर में प्रवेश करने से इन एंटीबॉडीज उनका साथ युद्ध करने के लिए लिम्फ सिस्टम उत्पत्ति करेगा। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। ये विशेष पोषण पदार्थ है, प्रोटीन्स है। इनको शरीर ही उत्पत्ति करेगा। ये शरीरेतर पदार्थों का यानी फॉरेन सब्सटेंसेस का व्यतिरेक एगनिस्ट में युद्ध करने की सहायता करेगा। शरीरेतर पदार्थों यानी फॉरेन सब्सटेंस को एंटीजेंस कहते हैं। शरीरेतर पदार्थ फॉरेन सब्सटेंस शरीर में प्रवेश करने से शरीर रक्षण व्यवस्था को प्रेरणा मिलके एंटीबॉडीज को उत्पत्ति करेगा। यह शरीर रक्षण व्यवस्था इम्यून सिस्टम परमात्मा का देन है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये एंटीबॉडीज एंटीजेंस का ऊपर और नीचे जम के लड़ेगा और उनको निर्वीर्य करेगा। द एंटीबॉडीज अटैच और बाइंड themselves to the antigen and inactivate it। जब एंटीजेंस विशेष लिम्फोसाइट्स को प्रेरेपण करेगा तब एंटीबॉडीज का उत्पत्ति प्रारंभ हो जाएगा। इन लिम्फोसाइट्स को बी सेल्स कहते हैं। एंटीबॉडीज का उत्पत्ति होने समय में लिम्फ नोड्स फूलता है। बगल में यानी आर्मपिट्स में, कमर यानी ग्रॉइन में, कंठ में स्पर्शन करके इस फूलता ज्ञात कर सकता है स्वेलिंग को। बाएं तरफ पेट एब्डोमेन का उपस्थित हुआ प्लीह यानी स्प्लीन में भी इन एंटीबॉडीज का अधिक उत्पत्ति होता है।